नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम भारत के गौरवशाली इतिहास की अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बसा एक राज्य, जहां सदियों से बह रही है ब्रह्मपुत्र की गर्जना, जहां हरे भरे चाय बागानों में बसी है मेहनत की खुशबू, और जहां की धरती ने देखा है इतिहास के महान युद्ध, सांस्कृतिक उत्थान और राजनीतिक संघर्ष। ये है असम। आज हम जानेंगे असम का वो इतिहास जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस इंसान के जीवन में रचा बसा है जो इस धरती पर जन्मा है। एक ऐसा इतिहास जो हमें बताता है कि असम सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक संस्कृति है, एक आंदोलन है, एक पहचान है। प्राचीन काल की शुरुआत, वैदिक काल और पुरातन सभ्यता। असम का इतिहास वैदिक काल से भी पुराना है। ऋग्वेद में भी प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख मिलता है, जिसे आज के असम का प्रारंभिक नाम माना जाता है। ये नाम इतना प्राचीन है कि इसकी गूंज पौराणिक कथाओं तक में सुनाई देती है। प्रागज्योतिष का अर्थ होता है पूर्व में ज्योति देने वाला, यानी कि एक ऐसा स्थान जो ज्ञान और प्रकाश का केंद्र था। यहाँ की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। पुरातत्वविदों को गुवाहाटी और तेजपुर के पास खुदाई में ऐसे कई अवशेष मिले हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ हजारों वर्ष पहले से मानव बसावट रही है। कामरूप साम्राज्य और नरकासुर की कथा। असम का सबसे पहला शक्तिशाली राज्य था कामरूप साम्राज्य। इसके सबसे प्रसिद्ध शासक थे नरकासुर। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नरकासुर ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और उसका अंत श्री कृष्ण द्वारा हुआ था। हालांकि ये कथा पौराणिक है, लेकिन इससे ये अंदाजा जरूर मिलता है कि इस भूमि पर एक संगठित शासन व्यवस्था बहुत पहले से अस्तित्व में थी। प्रागज्योतिषपुर से कामरूप तक सत्ता का विस्तार। प्रागज्योतिषपुर बाद में कामरूप कहलाया। ये साम्राज्य लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। कामरूप के शासकों ने न केवल असम, बल्कि बंगाल, बिहार, भूटान और यहाँ तक कि नेपाल तक अपने प्रभाव को फैलाया। कामरूप के प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे राजा भास्कर वर्मन। ये गुप्त सम्राट हर्षवर्मन के समकालीन थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत यात्रा पर आए तो उन्होंने भास्कर वर्मन और उनके साम्राज्य का उल्लेख बड़े सम्मान के साथ किया। शिक्षा, धर्म और संस्कृति का केंद्र। कामरूप सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति नहीं था, बल्कि ये ज्ञान और संस्कृति का भी केंद्र था। यहाँ बौद्ध, हिंदू और तंत्र परंपराएं साथ साथ विकसित हुईं। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो गुवाहाटी में स्थित है, उसी कालखंड की धार्मिक चेतना का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि भारतीय तांत्रिक परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ये मंदिर असम की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। नृजातीय विविधता की शुरुआत। असम का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, ये इतिहास है जनजातियों का, भाषाओं का और संस्कृतियों के मेल का। प्राचीन काल में ही यहाँ बोडो, कछारी, मिरी, दिमासा और अन्य जनजातियां बसी थीं। उन्होंने इस भूमि की कृषि, भाषा, पहनावे, संगीत और रीति रिवाजों को आकार दिया। असम का आज का बहुजातीय समाज उन्हीं ऐतिहासिक जड़ों का परिणाम है। व्यापार मार्ग और भौगोलिक स्थिति। असम की भौगोलिक स्थिति भी इसके ऐतिहासिक विकास में एक बड़ा कारण बनी। ये क्षेत्र पूर्वी एशिया से भारत में प्रवेश का एक मुख्य मार्ग रहा है। सिल्क रूट के एक उपमार्ग के रूप में असम प्राचीन व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा रहा। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत से बहते हुए पूरे असम को पार करती है, व्यापार और यात्रा का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। इसी रास्ते से सांस्कृतिक प्रभाव भी असम तक पहुंचे, चाहे वो चीन से आए हों या भारत के अन्य भागों से। हमलों और संघर्षों का योग। इतिहास में ऐसा कोई काल नहीं होता जब एक सभ्यता पूरी तरह शांत रही हो। कामरूप साम्राज्य को भी कई बार बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। तुर्क, बंगाल के सेन वंश और अन्य शक्तियों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असम की भूमि ने विद्रोह किया, संघर्ष किया और अंततः अपनी पहचान को बचाया। भारत के इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य हुए जिनकी पहचान पूरे उपमहाद्वीप में रही। मौर्य, गुप्त, मुगल, मराठा। लेकिन असम में एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने न केवल सदियों तक शासन किया, बल्कि विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर असम की स्वतंत्र पहचान को बनाए रखा। ये है अहोम साम्राज्य। अहोम वंश का आगमन 1228 ई। सन 1228 में म्यांमार, उस समय के बर्मा की ओर से आए एक ताई नेता सुकाफा कुछ हजार अनुयायियों के साथ असम की घाटी में पहुंचे। वे मूल रूप से ताई बर्मी जाति से थे और उनका उद्देश्य था एक स्थायी और समृद्ध राज्य की स्थापना।
सुकाफा ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे आदिवासी समूहों से न केवल लड़ने की बजाय शांतिपूर्वक सहयोग करते गए, बल्कि उनसे विवाह संबंध भी स्थापित किए। यहीं से शुरू हुआ अहोम वंश का राज। राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक संरचना। अहोम शासकों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी प्रशासनिक क्षमता। उन्होंने पाइक व्यवस्था नाम की अनूठी प्रणाली लागू की थी, जिसमें हर पुरुष को राज्य की सेवा करनी होती थी, सेना, कृषि या निर्माण कार्य में। इनकी न्याय प्रणाली सशक्त थी और भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड तय थे। प्रशासन में स्थानीय जनजातियों को भी शामिल किया गया, जिससे समाज में एकता और स्थायित्व बना। अहोमों की सैन्य शक्ति और किलेबंदी। अहोमों ने बड़े बड़े दुर्ग बनाए, सैनिकों की टुकड़ियां तैयार कीं और घुड़सवारी व नौसैनिक युद्ध में महारत हासिल की। जब भी बाहरी शक्तियां असम की ओर बढ़ीं, उन्हें अहोमों की तलवार और रणनीति से टकराना पड़ा। यहां तक कि मुगल साम्राज्य को भी असम में हार का स्वाद चखना पड़ा। अहोम संस्कृति और समाज। अहोम शासकों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन ताई परंपराओं को भी जीवित रखा। उन्होंने मंदिरों, जलाशयों और महलों का निर्माण करवाया। शिवसागर, जो आज भी असम का ऐतिहासिक केंद्र है, वहां का रंग घर, तलाताल घर और करेंग घर आज भी उनकी वास्तुकला की गवाही देते हैं। भाषा और साहित्य। अहोम वंश में असमिया भाषा का विकास हुआ। पहले ताई अहोम भाषा प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे असमिया भाषा ने अपना स्थान बना लिया। धार्मिक ग्रंथों, काव्य रचनाओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों की रचना इस काल में खूब हुई। आंतरिक संघर्ष और विस्तार। हर साम्राज्य के भीतर कभी न कभी सत्ता संघर्ष होता है। 16वीं-17वीं शताब्दी में भी अहोम दरबार में कई बार उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए, लेकिन इन सब के बीच भी साम्राज्य की सीमाएं ब्रह्मपुत्र घाटी से बाहर तक फैलती रहीं, यहां तक कि दक्षिण में कछार और पश्चिम में बंगाल की सीमाओं तक। मुगलों से संघर्ष। सराय घाट का युद्ध। मुगलों की नजर असम पर। मुगल साम्राज्य ने जब भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर रुख किया। असम उनके लिए सिर्फ एक भूखंड नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक महत्व वाला क्षेत्र था, खासकर ब्रह्मपुत्र घाटी के कारण। मुगलों और अहोमों के बीच कई बार युद्ध हुए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध युद्ध था सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध 1671 ई। साल 1671 मुगल सेनापति राम सिंह एक विशाल सेना लेकर असम पर आक्रमण करता है। उसके पास 30,000 सैनिक, तोपें और नौकाएं थीं। अहोम सेना का नेतृत्व कर रहे थे लाचित बोरफुकन। उन्होंने केवल चतुराई और साहस से नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना से ये युद्ध लड़ा। लाचित बोरफुकन असम का वीर योद्धा। लाचित ने न केवल मुगलों की विशाल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर रोका, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति आज भी असम में गूंजती है, देश के खातिर मायते होबो किनेब न हो। देश के लिए मरना मंजूर है, लेकिन कर्तव्य से पीछे हटना नहीं। रणनीति और युद्ध कौशल। सराय घाट का युद्ध नदी पर लड़ा गया, नौकाओं, तीर धनुषों और चतुर रणनीति के बल पर। अहोमों ने नदी को अपने पक्ष में बदल दिया और राम सिंह की सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये भारतीय इतिहास के उन विरले युद्धों में से एक है जहां स्थानीय शक्ति ने एक संगठित मुगल सेना को पराजित किया। लाचित बोरफुकन की विरासत। लाचित की वीरता को आज भी सम्मान दिया जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देती है। असम में उनका जन्म दिवस लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के अधिकांश हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही थी, तब असम भी उस इतिहास का हिस्सा बनने वाला था जो गुलामी, आर्थिक दोहन और अंततः आजादी के संघर्ष से जुड़ा है। ये भाग आपको बताएगा कि कैसे असम की धरती ने अंग्रेजों का सामना किया, चाय बागानों की खेती से दुनिया में पहचान बनाई और कैसे इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी दमदार भूमिका निभाई। अहोम साम्राज्य। ब्रिटिशों का असम में आगमन 1826। अहोम साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1817 से 1824 के बीच बर्मा, म्यांमार के कोम्बा साम्राज्य ने असम पर कई बार आक्रमण किया। इस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम में हस्तक्षेप किया।
1826 में यंडबू संधि के तहत असम पर औपचारिक रूप से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। यहीं से असम की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत और औपनिवेशिक युग की शुरुआत हुई। प्रशासनिक बदलाव और अंग्रेजी नीतियां। ब्रिटिश शासन ने असम को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। बाद में इसे एक अलग चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाया गया। अंग्रेजों ने जमीन की मालगुजारी प्रणाली लागू की, कर बढ़ा दिए और स्थानीय लोगों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे असम के संसाधनों पर उनका कब्जा बढ़ता गया। चाय उद्योग की शुरुआत, असम की वैश्विक पहचान। 1830 के दशक में ब्रिटिशों ने असम की जलवायु और जमीन को देखकर यहाँ चाय की खेती शुरू की। उन्होंने चाय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए और विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया। 1837 में असम टी कंपनी की स्थापना हुई और फिर जो शुरू हुआ वो आज तक चलता आ रहा है। असम की चाय आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है और ब्रिटिश काल में ये असम की सबसे बड़ी आर्थिक पहचान बन गई थी। मजदूरों की हालत, बंधुआश्रम और शोषण। अंग्रेजों ने चाय बागानों में काम के लिए बिहार, उड़ीसा और मध्य भारत से आदिवासी मजदूरों को जबरन असम लाया। इन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता था, जो बेहद खराब परिस्थितियों में काम करते थे। इन मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था और उनकी हालत गुलामों जैसी थी। आज असम में जो टी ट्राइब्स हैं, वे इन्हीं मजदूरों के वंशज हैं। चाय उद्योग का विकास, असम की वैश्विक पहचान। अंग्रेजों ने चाय और कोयला ढोने के लिए असम में रेलवे नेटवर्क बिछाना शुरू किया। डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया और अन्य क्षेत्रों को जोड़ने वाले रेल मार्ग बने। हालांकि ये विकास स्थानीय जनता के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के हितों के लिए किया गया था, लेकिन इसके कारण असम देश के बाकी हिस्सों से जुड़ने लगा। शिक्षा और मीडिया की शुरुआत। ब्रिटिशों ने असम में शिक्षा के लिए मिशनरी स्कूल शुरू किए। गुवाहाटी कॉलेज और अन्य संस्थानों की स्थापना हुई। इसके साथ ही असमिया भाषा में अखबारों और साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जैसे कि अरुणोदय पत्रिका, जिसने समाज में चेतना लाने का काम किया। भाषा विवाद और असमिया पहचान का संघर्ष। 1836 में अंग्रेजों ने असमिया भाषा को खत्म कर बंगाली को आधिकारिक भाषा घोषित किया। इससे असमिया लोगों में विरोध की लहर उठ गई। हेमचंद्र बरुआ, अनाथ बारदोफुकन और अन्य बुद्धिजीवियों ने असमिया भाषा की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया। अंततः 1873 में असमिया भाषा को फिर से मान्यता मिली। ये असम की सांस्कृतिक अस्मिता की पहली बड़ी जीत थी। स्वतंत्रता संग्राम में असम की भूमिका। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में असम ने भी आवाज उठाई। 1920 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में असम के हजारों लोगों ने भाग लिया। गोपीनाथ बोरदोलोई, कन्हैयालाल बरुआ, मुक्ताधर और विष्णु राभा जैसे नेताओं ने असम में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन और अंग्रेजी दमन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय असम में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और शिवसागर जैसे क्षेत्रों में छात्रों और किसानों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई युवा नेताओं को जेल में डाला गया, कई गोलियों के शिकार हुए, लेकिन आवाज नहीं रुकी। स्वतंत्रता और असम का स्थान। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब असम एक ऐसे राज्य के रूप में खड़ा था जिसने न केवल विदेशी शासन का सामना किया, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को भी बचाए रखा। गोपीनाथ बोरदोलोई को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्यमंत्री चुना गया और उन्होंने असम की राजनीति को नई दिशा दी। ब्रिटिश शासन ने असम के इतिहास में कड़वा अध्याय जोड़ा, शोषण, बदलाव और संघर्ष का। लेकिन इसी काल में असम ने खुद को फिर से पहचाना। चाय की खुशबू से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर मोर्चे पर खड़ा रहा। ये भाग दिखाता है कि असम केवल इतिहास का साक्षी नहीं, बल्कि उसका निर्माणकर्ता भी। आंदोलन, संघर्ष और विकास। स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया, तब असम भी एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। लेकिन इस नए युग में चुनौतियां भी थीं। भाषा की पहचान, बाहरी लोगों का मुद्दा, जनसंख्या असंतुलन और विकास की दौड़ में पिछड़ने की पीड़ा। ये कहानी है असम की, स्वतंत्र भारत में संघर्ष और समाधान की तलाश की।
स्वतंत्र भारत में असम की स्थिति 1947-1960। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने असम को भारत में बनाए रखने के लिए असम के जनजातियों और सांस्कृतिक समूहों को विश्वास में लिया। उनकी कोशिश थी असम की पहचान को राष्ट्रीय मुख्य धारा में बनाए रखना, बिना उसकी सांस्कृतिक विविधता को नुकसान पहुंचाए। राजनीतिक पुनर्गठन और सीमाओं का विभाजन। 1950 के दशक में असम का भूगोल और राजनीति लगातार बदली। पूर्वोत्तर भारत को कई राज्यों में विभाजित किया गया, जैसे नागालैंड 1963, मेघालय 1972, मिजोरम 1987, अरुणाचल प्रदेश 1987। इन सब का मूल हिस्सा कभी असम था। इससे असम का क्षेत्रफल घटा, लेकिन सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताएं बढ़ गईं। भाषा आंदोलन 1960-1972। असम में असमिया भाषा को राजकीय भाषा बनाने की कोशिश ने भाषा विवाद को जन्म दिया। बंगाली भाषी लोगों ने इसका विरोध किया, खासकर बराक घाटी, सिलचर, करीमगंज आदि में। 1961 में सिलचर में पुलिस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई। इससे भाषा आंदोलन उग्र हो गया। अंततः सरकार ने निर्णय लिया कि असमिया केवल ब्रह्मपुत्र घाटी की राजकीय भाषा होगी और बराक घाटी में बंगाली को मान्यता दी जाएगी। बाहरी लोगों का मुद्दा और जनसंख्या असंतुलन। बांग्लादेश बनने के बाद असम में बड़ी संख्या में शरणार्थी आए। इससे स्थानीय लोगों में डर पैदा हुआ कि उनकी संस्कृति, जमीन और रोजगार पर बाहरी लोग कब्जा कर लेंगे। यही डर धीरे धीरे असम आंदोलन में बदल गया। असम आंदोलन 1979-1985। 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ। मांग थी: 1. बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान। 2. उन्हें वापस भेजना। 3. मतदाता सूची से नाम हटाना। असम के हर कोने में धरने, रैलियां और बंद होने लगे। ये आंदोलन 6 साल तक चला। आग में नेली नरसंहार। 1983 में नेली, जिला मोरीगांव में हिंसा भड़क उठी। असमिया समूहों ने बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों पर हमला किया। कुछ ही घंटों में 2000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे दुखद और शर्मनाक अध्याय था। असम समझौता 1985। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और आंदोलनकारियों के बीच असम समझौता हुआ। 1971 के पहले जो लोग असम में बसे हैं, उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1971 के बाद आने वालों की पहचान करके उन्हें निकाला जाएगा। असम की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा की जाएगी। परिणाम: आंदोलन समाप्त हुआ और प्रीफुल कुमार महंत असम के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उग्रवाद और ULFA का उभार। 1980 के दशक में ही एक नई शक्ति उभरी, ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। इसका उद्देश्य था स्वतंत्र असम की स्थापना। ULFA ने हथियार उठाए, अपहरण, बम धमाके और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू किए। सरकार ने 1990 में असम में सैनिक शासन AFSPA लागू कर दिया और ULFA के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हुई। शांति वार्ता और ULFA का विभाजन। 2000 के दशक में ULFA 2 भागों में बट गया। एक गुट वार्ता के पक्ष में था, दूसरा पूरी तरह विद्रोह के। 2011 से सरकार और ULFA नेताओं के बीच वार्ताओं का दौर शुरू हुआ। कुछ नेता मुख्य धारा में लौटे और लोकतंत्र को अपनाया। हालांकि कुछ चरमपंथी गुट आज भी जंगलों में सक्रिय हैं, लेकिन असम की जनता अब शांति चाहती है। बोडो आंदोलन और पृथक राज्य की मांग। बोडो जनजाति ने 1980 के दशक से बोडोलैंड की मांग शुरू की। उन्होंने भी हथियार उठाए और कई बार हिंसा भड़क उठी। 2003 और फिर 2020 में शांति समझौतों के बाद बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR का गठन हुआ। अब बोडो समुदाय भी राजनीतिक और आर्थिक विकास में हिस्सेदार बन रहा है। आधुनिक असम, विकास और भविष्य। 2000 के बाद असम में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार होने लगा। हमने असम की कहानी को
समय के 5 बड़े चरणों में जाना। प्राचीन गौरव, अहोम वीरता, ब्रिटिश शासन, आंदोलन की आग और विकास की राह। अब समय है जानने का, आज का असम कौन है? कैसे ये राज्य जो कभी संघर्षों में घिरा था, आज सांस्कृतिक शक्ति, आर्थिक केंद्र और पर्यावरणीय गौरव बनकर उभर रहा है। आइए शुरू करते हैं अंतिम भाग, आधुनिक असम, विविधता, तकनीक और भविष्य की दिशा। 51 सांस्कृतिक विविधता, असम की आत्मा। असम भारत का वह कोना है जहां जनजातियां, भाषाएं, धर्म और परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं। यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं अहोम, बोडो, मिसिंग, डिमासा, राभा, देवरी, हिंदी, बंगाली, असमिया, बोडो और अन्य भाषाओं के लोग। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के अनुयायी। फिर भी असम एकजुट है क्योंकि यहाँ विविधता को टकराव नहीं, उत्सव की तरह देखा जाता है। 52 त्योहार और सांस्कृतिक पहचान। असम की सांस्कृतिक ताकत उसकी लोक कलाओं, संगीत और त्योहारों में है। बिहू हर मौसम में खुशियां लाने वाला त्योहार। सत्रीय नृत्य भक्ति, सौंदर्य और अनुशासन का प्रतीक। चाय बागानों की लोक संस्कृति, नाट्य और संगीत महोत्सव गुवाहाटी से जोरहाट तक। आज ये परंपराएं न केवल जीवित हैं बल्कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और OTT तक पहुंच रही हैं। 53 आर्थिक विकास, औद्योगिक और डिजिटल युग में असम। 2000 के बाद असम ने तेजी से बुनियादी ढांचे पर काम किया। ब्रह्मपुत्र पर भव्य पुल, गुवाहाटी में IIT, मेडिकल कॉलेज, टेक्नो हब, चाय, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और हस्तकला का निर्यात, स्टार्टअप असम जैसी योजनाएं। अब असम केवल प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं बल्कि IT, टूरिज्म और इनोवेशन में भी आगे बढ़ रहा है। 54 डिजिटल असम, इंटरनेट की शक्ति। कोरोना काल के बाद असम ने डिजिटलीकरण में भारी प्रगति की। आज गांवों तक इंटरनेट पहुंच रहा है। किसान मोबाइल से मंडियों की जानकारी पा रहे हैं। असम के यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स देश भर में पहचान बना रहे हैं। आप जैसे दर्शक इस विकास का हिस्सा हैं। 55 पर्यावरणीय जागरूकता, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र तक। असम पर्यावरण की दृष्टि से भी अनमोल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का घर। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी जीवनदायिनी, पवित्र और शक्तिशाली। सरकार और NGO मिलकर जलवायु बदलाव, बाढ़ नियंत्रण और वन संरक्षण में काम कर रहे हैं। असम अब पर्यावरणीय नेतृत्व में भी अग्रणी है। 56 भविष्य की दिशा, असम 2047। जब भारत 2047 में 100 वर्ष का होगा तब असम क्या होगा? शिक्षा में अग्रणी, पर्यटन का हब, पूर्वोत्तर का आर्थिक केंद्र, सांस्कृतिक और डिजिटल रचनात्मकता का नेतृत्व। ये केवल सपना नहीं, असम आज जो कर रहा है वह आने वाले भविष्य की नींव है। 57 5 भागों का समापन, असम की यात्रा। दोस्तों, हमने 5 भागों में असम की अद्भुत यात्रा को समझा। 1 प्राचीन और वैदिक काल, 2 अहोम साम्राज्य और वीरता, 3 ब्रिटिश शासन, चाय और संघर्ष, 4 स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन और उग्रवाद, 5 और आज का असम जो एक नई कहानी लिख रहा है। असम हमें सिखाता है कि संघर्ष से जन्मी पहचान अगर विश्वास और विकास से जुड़ जाए तो वह पूरी दुनिया में चमक सकती है। 58 विशेष धन्यवाद, दर्शकों से संवाद। अगर आपने हमारे साथ ये 5 भाग देखे हैं तो हम आपको धन्यवाद नहीं, नमन करते हैं। आपके साथ से ही ये वीडियो सीरीज सफल हुई। हमने केवल इतिहास नहीं बताया बल्कि एक राज्य की आत्मा से मिलवाया। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको असम की किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ। और अगर आप भविष्य में अरुणाचल, मिजोरम या नागालैंड पर भी ऐसी सीरीज चाहते हैं तो बताइए, हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली ऐतिहासिक यात्रा आपसे ना छूटे। मिलते हैं जल्द ही एक नए राज्य, नए विषय और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम।